अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि आतिश जो है मरजान की शादी को रुकवा देता है और उसको वहाँ से लेकर ज़बरदस्ती आता है। और यहाँ पर वो जब गाड़ी रोकता है तो बाहर निकल के उसको पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पेशकश है। तो वो कहती है कि क्या? तो वो कहता है अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो तुम गाड़ी में बैठो। और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और मरजान वहाँ खड़ी होकर रोने लगती है। और काफ़ी देर रोने के बाद वो फाइनली जाकर गाड़ी में बैठती है और वो सुनना चाहती थी कि अब वो उसके साथ क्या करना चाहता है और ऐसी कौन सी पेशकश उसको देना चाहता है। और उसके रोने से आतिश को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसको कुछ कहता नहीं और खामोशी से गाड़ी में बैठा रहता है। और जब वो गाड़ी में आकर बैठती है तो वो सीधा उसको उसके घर वापस लेकर आता है, जिसको देखकर वो काफ़ी हैरान होती है कि मुझे मेरे घर ले आया है। और यहाँ हम देखते हैं कि आतिश का बाप उसके भाई पर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और वो कह रहा है कि ये कौन था और ये क्या हुआ। और साथ ही हम देखते हैं कि आतिश आ रहा है और मरजान को साथ लेकर आता है और उसका बाप और भाई सब देख रहे होते हैं। और उसका बाप गुस्से से बोलता है कि तुम कौन हो और ये तुमने क्या किया और तुम्हारी ऐसी जरूरत भी कैसे हुई, जिसको वो हाथ के इशारे से रोकता है। और इसका ये इशारा ऐसा हुक्मराना था कि सब जो है वो चौंक जाते हैं उसके इस इशारे से। और वो हाथ उठाकर कहता है सख्त लहजे में खामोश, और सब खामोश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि ये आखिर कौन है और इस तरह हम पर ऑर्डर कैसे चला रहा है। और वो कहता है मुझे पता है कि तुम अपने ख़ानदान की हिफाजत नहीं कर सकते और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कर्ज में डूबे हुए हो। और वो कहता है मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकाने की पेशकश कर रहा हूँ। ये सुनकर मरजान और उसका बाप काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहता है और इसके बदले मेरी कुछ शरायत है। और वो 187 डेज़ का इनको चैलेंज देता है, यानी कि 187 दिन तक तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा होगा और मेरे अंडर होगा और तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। और वो बताता है कि इतने दिन के बाद मैं सारा कुछ वापस कर दूंगा और तुम्हारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा। जो मैं कहूँगा वही करना होगा और जो मैं जिस बात से मैं रोकूंगा वही वहाँ से रुकना होगा। तो वो ये चाह रहा है कि मुकम्मल इनके अंडर आ जाए और वो अपनी फुल हुक्मरानी चाहता है। और वो कहता है कि इस घर से कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा उसके ऑर्डर के बिना। और साथ ही सब सुन लेते हैं। तो वो कहता है एक शर्त मेरी और भी है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा और इतने दिनों के बाद मैं इसको तलाक दे दूँगा। ये सुनकर मरजान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, उसको उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी कोई शर्त भी रखेगा। और वो कहता है कि मुआहदे के इख्तिताम पर मैं तुम्हारी हर चीज़ तुम्हें वापस कर दूँगा जो मैंने ली होगी, और साथ ही मैं तुम्हारी बेटी को तलाक भी दे दूंगा। और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं सब और वो कहकर यहाँ से चला जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा है कि ये सब उसने किस प्लानिंग के तहत किया है। और वो कहता है कि मैं इंसाफ की तलाश में हूँ। और वो कहता है इंसान अपनी रोशनी खो देता है और अपनी अकल भी खो देता है और अंधेरे में कैद हो जाता है। और अब उसको ये भी याद आ रहा था कि जो लोग मरजान का पीछा कर रहे थे कहानी के स्टार्ट में हमने देखा था, वो भी आतिश के ही भेजे हुए लोग थे। और वो कहता है मैं इंसाफ की तलाश में हूँ और मेरा इंसाफ अब शुरू हो गया है और अब मेरे अंदर गुस्से का तूफान है। और एक कमरा हमें दिखाया जाता है जिसकी दीवार पर मरजान के बाप, भाई और माँ की तस्वीरें लगी होती हैं और मरजान के बचपन की तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिसके साथ एक लड़का है, शायद वो आतिश ही है। और वो अपने किसी गम और गुस्से का इंतकाम लेना चाहता है इन लोगों से और वो कहता है कि मैं इनसे इनकी जन्नत छीन लूँगा। और यहाँ ही हमें दिखाया जाता है कि मरजान भागकर पीछे आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको रोकती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्यों, यही क्यों, और इतने दिन के लिए तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे सामने मैंने अपनी एक पेशकश रख दी और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, तो तुम ये भी जान लो और अगर तुम चाहती हो तो बहुत कम वक्त है, तो मुझे इसका जवाब दे दो। और साथ ही मरजान पर यह भी क्लियर कर रहा है कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा नज़ीर की तरह, बल्कि वो उसको एक पेशकश दे रहा है और अगर वो इनकार करेगी तो वो भी पीछे हट जाएगा। लेकिन इसमें भी उसकी एक चाल है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ग्लोबल स्क्रीन स्टोरी की मेहनत है, बराए मेहरबानी इसको री अपलोड ना करें। अगर कोई फेक चैनल हमारी वीडियो को अपलोड करे तो इसे रिपोर्ट ज़रूर करें, शुक्रिया। और जैसे ही आतिश अपने घर आता है, अपने घर वालों के सामने ये पेशकश रखता है कि मैं हैदर को ये पेशकश करके आया हूँ, तो उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और उसकी माँ कहती है कि ये कैसा इंतकाम है कि तुम उसकी बेटी से शादी करोगे। और वो कहता है कि ये मेरा फ़ैसला है और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है जो आतिश को पसंद करती है और वो कहती है क्या कोई इंतकाम लेने के लिए शादी भी करता है। और उसकी माँ कहती है वो भी हैदर की बेटी से। तो वो कहता है अपनी माँ को कि ये होगा और ये ज़रूर होगा और उसकी माँ खामोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मरजान के घर वाले जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि वो खुले आम हमारा मजाक उड़ाकर गया है और वो कैसी बातें कर रहा है, जिस पर उसकी माँ कहती है जाहिर है हमारा मसला उसको मालूम हो गया है और वो इसलिए ऐसे बोल रहा है। वो जो भी करे हमें इससे क्या गरज, हमें तो अपने मकसद से गरज है। और वो देखती है मरजान जो उसकी तरफ देख रही होती है तो कहती है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे ये सब ठीक लगता है। और साथ ही मरजान का भाई कहता है कि हमने नज़ीर से वादा किया था, उसका क्या, जिस पर उसकी माँ कहती है कि छोड़ो उसको, मुझे ये पेशकश ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसकी बात मान लेते हैं और फिर
से सब कुछ हमारा हो जाएगा। जिस पर और ये सब सुनकर मरजान उठ खड़ी होती है और काफ़ी गुस्से के साथ चीखती है और वो कहती है, क्या तुम जानते हो कि तुम लोग क्या कह रहे हो और तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं भी आखिर इंसान हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है और ये मेरी ज़िंदगी है। क्या तुम मुझे कभी एक के सामने और कभी दूसरे के सामने पेश करते हो? और अभी वो ये बातें कर रही होती है कि यहाँ पर आ जाता है नज़ीर और वो कहता है, मरजान तुम यहाँ पर हो? और वो उसको पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो उसका हाथ पीछे करके वहाँ से चली जाती है। और फिर नज़ीर मरजान के घर वालों से पूछता है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा और उसने इतनी हिम्मत किस तरह से की। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आतिश अपने घर वालों से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि सबको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए और जिसको ये मंसूबा पसंद नहीं आया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो मंसूबे से बाहर हो सकता है। और सब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अफरा तफरी का माहौल होता है। तो आतिश का भाई कहता है कि सब पुरसकून हो जाओ और अगर हम ऐसे शुरू करेंगे तो अंजाम तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो उसकी माँ कहती है, कम से कम हमसे पूछ तो लेते। जिस पर आतिश कहता है कि अगर मैं पूछता तो क्या आप इजाज़त दे देती? और फिर आतिश के भाई से कहती है कि तुम इतने पुरसकून कैसे खड़े हो, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? तो वो कहता है, मैं सोच रहा था मेरी बारी कब आएगी। और फिर वो लड़की कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और मैंने जज्बाती रद्द अमल किया। और वो कहती है कि तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं आतिश के घर वाले कहते हैं, ये तुम पेशकश जो करके आए हो क्या वो लोग ये कबूल करेंगे? तो आतिश कहता है, मैं इन्हें कबूल करवाऊंगा और इन्हें कबूल करनी पड़ेगी। और इधर हम देखते हैं मरजान के बाप को जो नज़ीर से बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि वो हमें ऐसी पेशकश करके गया है। और वो नज़ीर कहता है, मुझे नफ़े और नुकसान की कोई परवाह नहीं है। जिस पर आतिश का बाप कहता है कि वो कीमत अदा करने के लिए तैयार है और वो हमारा सब कुछ हमें फिर से वापस कर देगा और हमें वो पेशकश अच्छी लग रही है। तो नज़ीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या आप लोगों को ये लगता है कि मैं मरजान को छोड़ दूंगा? और ऐसा नहीं होगा। और फिर बाहर आता है और मरजान के भाई को कहता है कि तुम उसे रोकोगे, वो उसकी पेशकश कबूल नहीं करेगी। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से की हालत में वहाँ से निकलता है। और फिर हम देखते हैं कि मरजान अपनी दोस्त से बात करती है और उसको बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और दिन बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। तो उसकी दोस्त को कहती है, मेरा भाई भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और अब वो क्या करेगा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो कहती है, मुझे कोई हाल तलाश करना होगा। और ये कहकर मरजान वहाँ से उठती है और निकल पड़ती है। और उसकी दोस्त उसको पीछे से आवाज़ देती है, पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और यहाँ हमें आतिश का सीन दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने भाई के साथ बात कर रहा होता है और किसी का इंतज़ार भी कर रहा होता है और कहता है कि वो रास्ते में होगा और पहुँचने वाले ही होंगे। हम देखते हैं कि अचानक ही नज़ीर वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की नज़र उस पर पड़ती है। तो दोनों सामने आकर खड़े हो जाते हैं और नज़ीर अपने लोगों के साथ वहाँ आया है और वो उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी दुल्हन को अगवा किया, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जिस पर आतिश मुस्कुराता है और नज़ीर कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आतिश कहता है, तुम जानते हो कि क्या होगा। और फिर देखता है नज़ीर के लोग जो गन निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी आतिश का भाई अपना हाथ ऊपर की तरफ बुलंद करता है और जैसे ही वो हाथ का इशारा देता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो नज़ीर से भी ज़्यादा और लोग होते हैं और उनके हाथ में भी गन होती है, जिसको देखकर नज़ीर भी काफ़ी परेशान होता है। और फिर हम देखते हैं कि नज़ीर और आतिश दोनों आमने सामने काफ़ी गुस्से की हालत में खड़े होते हैं और यहाँ ही मरजान पहुँच जाती है, जो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरत में और परेशानी में मुब्तला होती है और भागती हुई आती है और कहती है नज़ीर से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और कहते हैं, क्या पागल हो गए हो, इन लोगों के हाथ में गन देकर वो परेशान हुई थी। तो नज़ीर कहता है, इसने जो किया है इससे उसकी कीमत चुकानी होगी। और वो मरजान का हाथ पकड़ने लगता है और उसको कहता है कि चलो हम साथ चलते हैं। और आतिश हाथ बढ़ाकर नज़ीर का हाथ पकड़ता है और कहता है, खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया। और इन दोनों को गुस्से में देखकर मरजान नज़ीर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अभी यहाँ पे रुकना है। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और मरजान उसको कहती है कि मैं तुमसे बात करने आई हूँ और मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे पास एक बेहतरीन पेशकश है। वो कहता है कि मुझे कबूल नहीं और मैं नहीं सुनूंगा। और वो कहती है, मैं तुमसे शादी की शर्त हटाने के लिए आई हूँ। और वो कहता है कि मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी और मेरी बस एक ही पेशकश है, अगर कबूल है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम मुझे इसका जवाब दे देना। और अंदर चला जाता है। मरजान भी उसके पीछे घर के अंदर आती है और वो देखने लगती है एक दरवाज़ा खोल के, और वो उसी कमरे का दरवाज़ा होता है जहाँ उसने तस्वीरें लगा रखी हैं। और पीछे से आतिश आता है और उसको रोक देता है। उसको कहता है कि तुम अंदर कैसे आई? तो वो कहती है, मैं तुमसे बात करने यहाँ आई हूँ। और फिर वो उसको लेकर घर से बाहर लॉन में आ जाता है और यहाँ वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और वो कहती है कि एक ऐसे शख्स से तुम शादी कैसे कर सकते हो जिससे तुम अभी मिले हो? और वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतरीन पेशकश है। और वो कहती है, मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो बावकार भी है। और वो कहती है, उस पर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा, हम वसाइल की वजह से उस पर काम नहीं कर सके, मैं बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला प्रोजेक्ट है, अगर तुम शादी की शर्त हटा दो तो मैं तुम्हें तमाम हकूक़ के
ساتھ یہ پروجیکٹ دے دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ اور آتش خاموشی سے اس کی باتیں سنتا ہے اور ابھی وہ بات کر رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آتش کہتا ہے تمہارے 2 منٹ پورے ہو گئے اور اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ تو مرجان کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اتنے ضدی کیوں ہو اور 187 دن تک تم مجھے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو۔ اور آتش کہتا ہے میں نے جیتنے کے لیے نذیر سے بہترین پیشکش کی ہے۔ اور مرجان کہتی ہے جیتنے کے لیے تم کسی سے بھی شادی کرو گے اور پھر بعد میں اس کو طلاق دے دو گے؟ تو آتش کہتا ہے تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ کہتی ہے کوئی نارمل شخص ایسے نہیں کر سکتا کہ جس کو وہ ابھی ملا ہو اس سے اتنے سے دنوں کے لیے شادی کرے اور پھر چھوڑ دے۔ اور پھر آتش اس کے قریب آتا ہے اور اس کو کان میں کہتا ہے ہو سکتا ہے میں سنجیدہ ہوں، بہت سنجیدہ۔ اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مرجان وہاں سے باہر نکل آتی ہے اور باہر ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر گاڑی میں وہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں آتش کا بھائی اس کی گاڑی میں سے پلگ نکال کر لے آتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ اب وہ وہاں سے نہیں جا سکتی اور یہ بھی ان کی گیم تھی تاکہ آتش اس کے پاس جائے اور اس کو گھر چھوڑ کر آئے۔ اور پھر کچھ دیر مرجان گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کافی کوشش کے بعد جب وہ سٹارٹ نہیں ہوتی گاڑی سے باہر آتی ہے اور یہاں نذیر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور آتش اندر سے چلتا ہوا باہر آتا ہے اور اس کے قریب آ کر کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر آ سکتا ہوں، جس پر مرجان کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی ابھی کام نہیں کر رہی تو میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اور ابھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرجان جو ہے دیکھتی ہے کہ نذیر وہاں پر کھڑا ہے اور آتش بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ ٹیکسی کو روکتی ہے اور وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھنے لگتی ہے تو آتا ہے آتش اس کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتی، میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ جس کے باوجود وہ ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ آگے آ کے ڈرائیور کو باہر نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں اسٹیشن پر تمہاری گاڑی چھوڑ دوں گا۔ تو وہ ڈرائیور اس کو کہتا ہے کہ آپ تکلیف نہ کریں، میں یہاں سے آ کر خود اپنی گاڑی لے لوں گا۔ اور آتش جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا ہے مرجان پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، جس کو آتش روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آرام سے بیٹھو۔ اور مرجان کہتی ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور سیٹ بیلٹ لگاتا ہے۔ اور پھر مرجان پورے راستے خاموش رہتی ہے اور آتش بھی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہ کچھ بولے گی۔ اور پھر جیسے ہی وہ اس کو گھر ڈراپ کر کے وہاں سے نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نذیر بھی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہیں آ جاتا ہے اور وہ مرجان کو روکتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، کیا تم اس کی پیشکش قبول کر رہی ہو؟ تو مرجان کہتی ہے کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو اور ابھی میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی، اور اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھتی ہے اور گھر کے اندر جانے لگتی ہے تو وہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی اور میں تمہیں اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تمہاری اس آدمی سے کیا بات ہوئی اور تم کیا بات کرنے وہاں پر گئی تھی؟ جس کے بعد وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور اندر چلی جاتی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔